नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हुआ हमला, जिसके बाद भाजपा पर लगा बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, पूछे 6 सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव के बीच टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी आंदोलन की धमकी, केंद्रीय बलों पर लगाया हिंसा का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला, बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों का दौरा कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला किया गया है। टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया है। राकेश टिकैत ने हमले के बारे में ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बानसूर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा पर हमला किए गए हैं। लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें। अलवर में राकेश टिकैत पर हुए हमले की घटना के बाद दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान बेहद गुस्से में हैं। हमले के विरोध में गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से आने वाले रास्ते को फिर जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस ने मार्ग को खाली करा दिया, जिसके बाद यहां पर आवागमन सामान्य हो गया। इस बीच पुलिस ने कहा कि हमले के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले राकेश टिकैत ने आज ट्वीट कर कहा कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं होगी। रवि आजाद को रिहा कर सरकार, नहीं तो आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, पूछे 6 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने इस मसले पर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने ईसीआई से 6 सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है, असम विधानसभा चुनाव में संभावित हार की आशंका से बीजेपी बौखला गई है। ऐसे में आखिरी उपाय ईवीएम ही होती है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? पहला, बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम क्यों बरामद हुई? दूसरा, असम के दीफू में हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन के करीब एक लग्जरी कार की डिक्की में ईवीएम क्यों मिली? तीसरा, जामुनुक में अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों के बगैर ईवीएम क्यों लेकर जा रहे थे, जबकि यह ईसीआई के मैंडेट का सीधे तौर पर उल्लंघन है? चौथा, क्या कलाई गांव के वोटरों ने बूथ से ईवीएम के गायब होने की शिकायत की थी? इस बारे में क्या जांच हुई और क्या कार्रवाई की गई? पांचवा, क्या कुछ संदिग्ध अधिकारी डिब्रूगढ़ में स्ट्रांग रूम के अंदर पाए गए थे जहां ईवीएम रखी गई है? इस मामले में क्या कदम उठाए गए? छठा, दूसरे चरण में क्या 139 पोलिंग स्टेशन में ईवीएम के साथ खराबी का सामना करना पड़ा था? इसमें जागीरोड, नगांव, होजाई, नील बागान, लुमडिंग और अन्य स्थान शामिल हैं। इस मामले में क्या कदम उठाया गया? असम में एक बीजेपी प्रत्याशी की कार में ईवीएम मिलने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं? गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 27 मार्च को, दूसरे चरण के अंतर्गत गुरुवार 1 अप्रैल को वोट डाले गए थे। तीसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के बीच टीएमसी ने इन कमीशन को दी आंदोलन की धमकी, केंद्रीय बलों पर लगाया हिंसा का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय बलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्ताधारी टीएमसी ने केंद्रीय बलों पर हिंसा का आरोप जड़ दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को आंदोलन की भी धमकी दी है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने में नाकाम है। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने शुक्रवार को कहा, हम पश्चिम बंगाल के लोगों पर केंद्रीय बलों की ओर से की गई हिंसा की आलोचना करते हैं। यदि चुनाव आयोग स्थिति को नहीं संभाल सकता है तो हमें आंदोलन शुरू करना होगा। चुनाव आयोग और केंद्रीय बल हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बीजेपी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी एक से ऐसे फेक न्यूज फैलाती है। अभी वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी किसी और सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, तब वे कहते हैं कि वह नंदीग्राम से हार जाएंगी। वे यह भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर टीएमसी छोड़ रहे हैं। ये सब झूठ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा और राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी की अगुवाई में पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को
चुनाव आयोग से मुलाकात की और कुछ मतदान केंद्रों में केंद्रीय पुलिस बलों द्वारा कथित तौर पर भाजपा के पक्ष में भेदभाव किए जाने की शिकायत की। सिन्हा ने मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब से मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से निर्देश देकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग को बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में कई बूथों पर केंद्रीय बलों की भूमिका भेदभाव पूर्ण रही है। भाजपा द्वारा हमारी पार्टी के सहयोगियों पर हमले की और हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि वे इस बात का संज्ञान लें कि आगे के 6 चरण में इस प्रकार की घटनाएं फिर से ना हो। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में तैनात केंद्रीय बलों पर भगवा दल की मदद करने का आरोप लगाया था। इस सीट पर उनका मुकाबला एक वक्त सहयोगी रहे, लेकिन अब भाजपा में शामिल शुभेंदु अधिकारी से है। सिन्हा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी पार्टी का विरोध करने वाले लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के रोककर जनता का मत भाजपा के पक्ष में लाने के लिए जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं, इसे रोकना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने दी चेतावनी, सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करेंगे विरोध, नहीं उतरने देंगे हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक के निधन पर शोक व्यक्त करने रविवार को सोनीपत के गांव आंवली पहुंचने से पहले ही सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है। भाकियों नेताओं ने गांव में सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को हेलीपैड पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक मुंडलाना, जिला चेयरमैन भगत सिंह, डॉक्टर शमशेर मलिक, विजेंद्र छिड़छाना व कथुरा ब्लॉक के अध्यक्ष कृष्ण मलिक पहुंचे। किसान नेताओं ने कहा, यह निर्णय गाँव आंवली में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर लिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान कैमला की तरफ सीएम का विरोध करेंगे। पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक का सोमवार को निधन हो गया था। उनके घर शोक जताने रविवार को सीएम मनोहर लाल को आना है। वह सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से गांव आंवली आएंगे और इसके लिए प्रशासन ने गांव में ही हेलीपैड बनाया है। सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के अलावा नाके लगाए जाएंगे। जहां सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के पीएम मोदी के सवाल का ममता बनर्जी ने दिया जवाब। कहा, नंदीग्राम तो मैं ही जीतूंगी। जी हाँ दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के उस तंज का जवाब दिया जिसमें पीएम ने कहा था कि ममता नंदीग्राम को लेकर घबरा गई हैं और वे राज्य में किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा, मैं कोई आपकी पार्टी की नेता नहीं हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए और कहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हूं और वहीं से जीत दर्ज करूंगी। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल में आज रैली के दौरान की। मालूम हो कि कल पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से सवाल किया था, दीदी इस अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप बंगाल में किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पीएम ने कहा कि सीएम ममता ने भवानीपुर सीट छोड़कर गलती की और इस गलती का एहसास बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें करा दिया है, इसलिए ममता बनर्जी अब किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पीएम ने कहा, पहले आप नंदीग्राम गई, वहां लोगों ने आपको जवाब दिया, अब आप दूसरी जगह जाएंगी तो बंगाल की जनता आपको वहां भी जवाब देगी। बता दें कि कल बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान पीएम बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर फंस गई थी। दरअसल यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। सीएम ने गृह मंत्री शाह पर आरोप लगाया कि वे केंद्रीय सुरक्षा बलों को निर्देश दे रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने चुनाव आयोग को भी जमकर लताड़ा और कहा कि आयोग ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ममता ने कहा कि पहले पीएम को अपने गृह मंत्री को नियंत्रित करना चाहिए, हम कोई उनकी पार्टी के नहीं हैं कि वो हमको नियंत्रित करेंगे। उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भी पीएम की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से उनके लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, एक सुरक्षित सीट की तलाश आप करें, 2024 में वाराणसी में आपको चुनौती दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बीजेपी कैंडिडेट की कार से ईवीएम लाने पर पोलिंग टीम बर्खास्त, बूथ पर फिर से होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीनों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने यहां की राताबारी सीट के एक पोलिंग स्टेशन पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा कर दी है। यहां की पोलिंग टीम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की कार से ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम पर पहुंची थी, जिसके बाद करीमगंज में हिस्सा भड़क गई थी। राताबारी सीट इस जिले में ही आती है। टीम के सदस्यों को चुनाव आयोग ने बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। जिस कार में पोलिंग टीम के सदस्य ईवीएम लेकर पहुंचे थे वो कार पत्थरकंडी के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की थी। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर घपला करने का आरोप लगाया है। असम में गुरुवार को दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ था, जिसमें 77% वोटर टर्नआउट रहा था और कहीं कहीं हिंसा की खबरें आई थीं। इसी क्रम में करीमगंज में भी हिंसा हुई थी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। यह घटना तब हुई जब राताबारी में
पोस्टेड चुनाव आयोग की पोलिंग टीम कार रास्ते में खराब हो गई। एनडीटीवी को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टीम वोटिंग होने के बाद पोलिंग स्टेशन से ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम जा रही थी। कार खराब होने के बाद वहां पीठासीन अधिकारी ने कार बदलने के लिए सेक्टर ऑफिसर को फोन किया, जहां उन्हें एक दूसरी कार भेजने का आश्वासन दिया गया। हालांकि कार के इंतजार करने के बजाय यहां पोलिंग स्टाफ ने एक प्राइवेट कार में लिफ्ट ले ली। कृष्णेंदु पॉल के चुनावी हलफनामे में उनकी पत्नी मधुमिता पॉल के नाम में यह कार रजिस्टर्ड है। जब यह कार स्ट्रांग रूम वाले इलाके में पहुंची तो विपक्ष के समर्थकों ने गाड़ी को पहचान लिया और इस पर हमला बोल दिया। ड्राइवर के साथ पोलिंग स्टाफ भी अपनी जान बचाने को भागे। जिला प्रशासन को यहां पर पुलिस की मदद से भीड़ में काबू लाने और गाड़ी ईवीएम और पोलिंग स्टाफ को अपनी सुरक्षा में लेने की जरूरत पड़ी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि घटना में शामिल पोलिंग स्टाफ को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं पोलिंग स्टेशन 149 में दोबारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग की तर्ज पर ईवीएम कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। गौरव गोगोई ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के पास असम में जीतने के लिए अब बस बचा रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी घमासान के बाद अब ईवीएम पर बवाल। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आसपास नहीं मिला, न कोई दावेदार आया। इसके बाद आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए करीमगंज के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम से फौरन विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गाड़ी में ईवीएम मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। ईवीएम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, हर बार चुनाव के दौरान ईवीएम को निजी वाहनों में ले जाते हुए पकड़े जाने पर कई चीजें एक होती हैं। पहला, गाड़ी आमतौर पर भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों के होते हैं। अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा, इस तरह के वीडियो को एक घटना के रूप में लिया जाता है और बाद में खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने ईवीएम को निजी गाड़ियों में ले जाने के वीडियो को उजागर किया होता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, तथ्य यह है कि इस तरह की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने और सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम पर पुनर्मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी के ट्वीट से अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी बढ़ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान दावा किया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार रही हैं। इसके बाद टीएमसी ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने कयासों को भी तेज कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। टीएमसी ने गुरुवार देर रात ट्वीट किया, दीदी नंदीग्राम जीत रही है, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन का अंत हो चुका है, अपने झूठ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। टीएमसी का यह बयान तब आया जब पीएम मोदी ने गुरुवार दोपहर पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अफवाहें उड़ रही थी कि ममता बनर्जी अंतिम चरण में किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अभी भी समय है। पीएम मोदी ने जयनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, दीदी क्या इस अफवाह में कोई सच्चाई है? क्या आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं? पहले आप नंदीग्राम गए और लोगों ने आपको जवाब दिया। यदि आप कहीं और जाते हैं तो बंगाल के लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त मुकाबला है। टीएमसी के प्रवक्ता तपस रॉय ने कहा, 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी को वाराणसी में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह फैसला पार्टी और पार्टी सुप्रीमो का। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 पहले चरण के लिए कल से नामांकन। राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, जिले में पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शनिवार से सभी ब्लॉकों पर नामांकन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों से स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसान जिनको चाहे उसे वोट दें। जिले के डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए जिले में 311 मतदान केंद्र और 958 बूथ बनाए गए हैं। जनपद को 21 जोन में बांटा गया है। 21 जोन में 78 सेक्टर बनाए गए हैं। जिले में 57 बूथ संवेदनशील, 144 बूथ अति संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील प्लस है। पंचायत चुनाव में 3832 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 20% स्टाफ को रिजर्व में रखा गया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को 5वें दिन तक जिला पंचायत सदस्य 285 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। भोजपुर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 511, क्षेत्र पंचायत के 533, ग्राम पंचायत के 336 फॉर्म बिके। मुरादनगर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 431, क्षेत्र पंचायत के लिए 246, ग्राम पंचायत के लिए 360, रजापुर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 421, क्षेत्र पंचायत के लिए 460, ग्राम पंचायत के लिए 348 फॉर्म बिके। लोनी ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 357, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 396, ग्राम पंचायत के लिए 197 फॉर्म बिके हैं। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत चुनाव से दूरी बना ली है। किसानों से मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि भाकियू गैर राजनीतिक संगठन है जिनका उद्देश्य देश की कृषि और किसानों को बचाने के लिए संघर्षरत रहना है। सभी किसानों का उद्देश्य तीनों कानून वापस कराना और एमएसपी पर कानून बनवाना है। उन्होंने कहा कि चुनावों में वोट देने का अधिकार हर नागरिक को है, वे स्वेच्छा से मतदान करने का अधिकार रखते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में कोरोना का कहर, बंद हो सकते हैं धार्मिक स्थल, ट्रेन सेवा पर लग सकते हैं प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, मुंबई ने गुरुवार को 8,646 नए कोरोना वायरस मामलों की सूचना दी। महामारी के प्रकोप के बाद से इसका उच्चतम एक दिवसीय आंकड़ा है। मुंबई की मेयर महापौर किशोरी पेडनेकर ने संकेत दिया कि 2 अप्रैल से शहर में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों का बंद होना और ट्रेन सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई का कुल केस लोड अब 4,23,360 है। इसी के साथ ही 18 मरीजों की मौत हो गई, जो दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद मरने वालों की संख्या 11,704 हो गई। बीएमसी ने कहा कि दिन के दौरान 5,031 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। रिकवरी काउंट बढ़कर 3,55,691 हो गया। मुंबई की कोविड-19 रिकवरी रेट अब 84% है। संक्रमण वृद्धि दर बढ़कर 1.38% हो गई है और दोहरीकरण दर घटकर 49 दिन रह गई है। शहर में 80 सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र है, जहां वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 650 इमारतों को सील कर दिया गया है। इन सेवाओं पर लग सकती है रोक। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि ताज़ा कोविड-19 लहर पर अंकुश लगाने के लिए शहर में नए कोविड-19 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि होटलों को बैठने की क्षमता के 50% पर काम करने के लिए कहा जा सकता है और धार्मिक स्थान पूरी तरह से बंद हो सकते हैं, क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। मेयर ने यह भी कहा कि मूवी थिएटर और मॉल भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। महापौर ने कहा ट्रेन यात्रा पहले की तरह केवल आवश्यक सेवा कर्मचारियों तक ही सीमित रह सकती है। मेयर पेडनेकर ने यह भी कहा कि निजी कार्यालयों को 2 शिफ्टों में काम करने के लिए कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के 43,183 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28,56,163 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक 54,898 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 249 लोगों की जान गई है। गुरुवार को 32,641 लोगों ने कोरोना वायरस को मात देते हुए ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 1,83,198 लोगों का टेस्ट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने बताया कब फिर तेज होगा आंदोलन, कहा अगर प्रदर्शन न हुआ तो जमीन चली जाएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 8 और महीनों तक चलना होगा, क्योंकि यह किसानों के अधिकारों और जमीन का सवाल है। 10 मई के बाद आंदोलन तेज हो जाएगा, तब तक किसान गेहूं की फसलों की कटाई में लगे रहेंगे। टिकैत ने कहा किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिसके बाद आंदोलन तेज होगा। किसान पिछले 4 महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डेला डाले हुए हैं और कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में सरकार ने संसद से कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण का समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित कराए थे। सरकार द्वारा कई दौर की बातचीत और बार बार अनुरोध के बावजूद किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे तब तक विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे जब तक कि कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर भी अडिग हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बुधवार को एएनआई को बताया कि लाखों प्रदर्शनकारी मई में संसद तक करेंगे। उन्होंने कहा मोदी सरकार और संसद किसानों की बात नहीं सुन रही है, फिर यह हमारा अधिकार है कि हम संसद के सामने जाएं और अपनी मांग को उठाएं और हम मई के महीने में मार्च निकालेंगे। यह बताते हुए कि मार्च शांतिपूर्ण होगा, उन्होंने कहा कि वे किसान नागरिकों के सामने अपना दर्द और दुख व्यक्त करने के लिए संसद जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस ने मांगा सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मांग की
है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने सीएम के खिलाफ जांच के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप व राज्यपाल को शिकायत को लेकर यह मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। शुक्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। संवाददाताओं से चर्चा में कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो गंभीर विषय है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।